नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक के चुनाव में आज बजरंगबली ने ऊंची उड़ान भरी। पवन पुत्र हनुमान चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गए। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस को डिफेंसिव पर ला दिया। अब कांग्रेस के नेता बजरंगबली के साथ साथ बजरंग दल का नाम सुनकर भी हाथ जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अपनी हर सभा में, हर रोड शो में सिर्फ बजरंगबली की जय के नारे लगा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 3 रैलियां की। हर रैली में भाषण की शुरुआत में बजरंगबली के जय के नारे लगवाए और लोगों से कहा कि जब वोट डालने जाएं तो बजरंगबली की जय बोलकर ही ईवीएम का बटन दबाएं। लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार से लेकर सिद्धरामैया जैसे नेताओं ने सबने बजरंगबली से किनारा कर लिया। बीजेपी ने गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर एक बार फिर हिंदू टेरर की थ्योरी को हवा देने का इल्जाम लगाया। हैरानी की बात यह कि अब बजरंग दल पर बैन का मुद्दा सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार में भी कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के नेताओं ने बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की, बैन लगाने की बात की। कर्नाटक की राजनीति में अब नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फैक्टर बन गए हैं। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मोदी लोगों को बजरंगबली की याद दिला रहे हैं। मोदी ने आज चिकमंगलुरु, अंकोला और बेलगावी में पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। जबरदस्त भीड़ थी। तीनों रैलियों में मोदी ने भाषण की शुरुआत और भाषण का अंत बजरंगबली के जयकारे से किया। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंग। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस की सरकारों पर, कांग्रेस के नेताओं पर तीखे हमले किए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जमाने में कैसे आतंकवादियों को हमदर्दी मिली, कांग्रेस के जमाने में कैसे करप्शन बढ़ा, कांग्रेस के जमाने में कैसे योजनाओं को लटकाया गया, कांग्रेस के जमाने में कैसे अपीजमेंट हुआ। यह सब गिनाने के बाद मोदी ने कहा, अब कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जनता कांग्रेस से सच्चाई जान चुकी होकर आखिरी बार वोट देने की भीख मांग रहे हैं। असल में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऐलान किया कि यह उनका आखिरी चुनाव है। वो अपने कैंपेन में इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, इसलिए उनका साथ दें। मोदी ने इसी बात को पकड़ लिया। मोदी ने कहा, उन्हें तो हैरानी है कि अब कांग्रेस के नेता रिटायरमेंट का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि रिटायर होने वालों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना, लेकिन वोट बजरंगबली का नाम लेकर बीजेपी को देना। इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है? क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। और दूसरा क्या? वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो। जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति, किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे?
क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? बोल करके सजा दे देना इनको। नरेंद्र मोदी चुनाव के मैदान में बहुत चतुर कैंपेनर हैं। उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के ऐलान को उसके बाद कर्नाटक का माहौल बदलने लगा है। बीजेपी के सारे नेता इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला करने लगे हैं। बीजेपी के नेताओं ने सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, बजरंग दल पर बैन की बात करना कांग्रेस की साजिश का थ्योरी को जिंदा करना चाहती है। कांग्रेस का यह ऐलान उसकी हिंदू विरोधी मानसिकता का सबूत है। इक्वल तरीके से देखने का ये जो साजिश है, ये फिर एक बार देश में हिंदू टेरर के बोगी को शुरू करने का एक साजिश है। ये कर्नाटका के संस्कृति, कर्नाटक और यहां के जो विरासत है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, इसको आप देखिए 10 तारीख को अपने कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में बजरंग दल आज भी हिंदू समाज के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और ऐसे स्टेटमेंट कर हम इसको बैन करेंगे ऐसे बोलकर पीएफआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, राष्ट्रभक्तों के ऑर्गेनाइजेशंस को समतल करना, इक्विवेलेंस करना, ये फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के हिंदू टेररिज्म को दर्शाता है। कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अब बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। बजरंग दल ने ऐलान कर दिया है कि कल शाम 7 बजे पूरे कर्नाटक में हर शहर में, हर गांव में कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज भी बेंगलुरु समेत तमाम शहरों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है, जबकि बजरंग दल ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में नफरत पैदा करे। हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को बड़ा इशू बना दिया, कांग्रेस के नेता भी समझ गए कांग्रेस के तमाम नेता इस बात से किनारा करने लगे हैं। आज जब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली खरगे से सवाल पूछे गए, लेकिन खरगे बजरंग बली का नाम सुनते ही बिगड़ गए। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं है कि वो के सवालों का जवाब देते हैं, तो मोदी की बातों का जवाब क्यों दें? I don't want to reply. Is left to him, his opinion, and whatever our people said, that's also replying to Modi ji. Modi ji never replies in Parliament and Rajya Sabha. Here. खरगे साहब की मजबूरी समझ में आती है। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बजरंग बली और बजरंग दल दोनों का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं, ये भी समझ में आता है। लोग कह रहे हैं के छत्ते में पत्थर मार दिया है। अब इस मामले में सिर्फ बीजेपी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। ओवैसी की पार्टी कर्नाटक में सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव। हुबली की रैली में ओवैसी ने कहा, कांग्रेस मुसलमानों के वोट के चक्कर में सेक्युलर बनने का ढोंग कर रही है, इसलिए कांग्रेस के चक्कर में बाबरी मस्जिद बनाने का वादा किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो कांग्रेस के नेता और जो अपने आप को सेकुलर लिबरल बोलते हैं, सब
लिबरल तो बोलते मगर सेकुलर लिबरल का माने इनको नहीं मालूम। इनके नाटक को आवाम देख रही है। अच्छा, ये बैन करते बोल रहे ना, क्या 1993 के बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाएंगे? क्या तुमने नहीं लिया था? बताओ कांग्रेस के लोग नेताओं। अब बोलेंगे ये देखो, ये उठाकर ये कर्नाटका में बाबरी मस्जिद की तरफ जा रहा है। यानी आप बोल सकते बैन करेंगे, मगर बाबरी मस्जिद कैसे गई, कौन शहीद किया, बोलो। तुमने फैसला लिया था, तुम्हारी पार्टी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बनाया, तो तुमने कहा कि बहुत अच्छा है। बताओ 1993 जनवरी में तुमने नहीं कहा था ये? इस देश में अगर आज दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी का भी है, उसमें उतना ही रोल कांग्रेस पार्टी जो बोल रहे करेंगे। याद रखो, मजबूरी की हालत में आप देते थे क्योंकि कोई मुतबादिल विकल्प नहीं था। आज आपके दरमियान में ओवैसी का लोग अब ये बात तो सही है कि चुनाव के वक्त सेक्युलर दिखने के लिए कांग्रेस बजरंग दल का नाम भी जोड़ दिया। अब कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल तो हो रहा है और कांग्रेस के खुद अपने के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी को डुबोने में लगे हैं। वो चुनाव के वक्त ऐसी बातें कह देते और मौका मिल जाता है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी, बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस के नेता कर देते हैं। हम तो अभी जहरीले सांप वाले इशू से नहीं उभरे थे। हमारे गले में तो अभी जहरीला सांप ही पड़ा हुआ है। हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बजरंगबली ले आए। भाई, बजरंगबली और बजरंग दल एक नहीं है। बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है। बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है, लेकिन देश की जनता उसे आतंकवादी संगठन नहीं मानती। तो कर्नाटक का चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं। तो जब हम जीतने जा रहे हैं तो ये बेमतलब के मुद्दे मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत क्या थी? तो मैं तो कांग्रेस लीडरशिप से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के जो विषय हैं इनसे दूरी बनाएं और मैनिफेस्टो में अगर गलती से कोई चीज मेंशन कर दी है तो उसको हटा दें। अब बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। कर्नाटक का सवाल नहीं है सिर्फ। कांग्रेस पार्टी को ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनसे हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है, जिनसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है। प्रमोद कृष्णन ने बात तो समझदारी की थी। उन्होंने कहा, अब बजरंग दल पर बैन के मुद्दे को बीजेपी नेशनल इशू बना देगी और कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी को इस तरह का मौका देते रहेंगे। प्रमोद कृष्णन के बयान से लोग उभरे नहीं थे। थोड़ी देर बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट आ गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने 23 साल पहले सन 2000 में ही सिमी और बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की थी। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त केंद्र सरकार को बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की सिफारिश भेजी थी, लेकिन अटल जी की सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया। इसके बाद सवाल यह था, क्या मध्य प्रदेश में चुनाव के वक्त कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा करेगी? इसका जवाब दिया कमलनाथ ने। उन्होंने कहा, बिल्कुल करेगी। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हो रही है। पूरा मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर पाबंदी लगानी ही चाहिए। ये हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है। हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है, जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। मैंने मूर्ति बनाई, यहाँ मंदिर बनवाया इसका और हनुमान जी के क्या संबंध है? क्या संबंध है? जैसे ही दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया, कमलनाथ का बयान आया, तो मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्म हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिसका खराब वक्त आता है भगवान उसकी बुद्धि पहले ही खराब कर देते हैं और कांग्रेस की बुद्धि के साथ यही हो रहा है।
शिवराज ने कहा कि कमलनाथ तो खुद को बड़ा हनुमान भक्त कहते हैं, फिर वो बजरंगबली के भक्तों पर पाबंदी की बात किस मुंह से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है, आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ भी जवाब दें। इसके बाद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कमलनाथ को चिट्ठी लिख दी, कहा कि अब कांग्रेस को साफ करना चाहिए, क्या वो मध्य प्रदेश में भी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता सनातनी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, हकीकत यह है कि कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है। वो अपने आप को बहुत बड़ा हनुमान भक्त कहते थे, मंदिर का जिक्र करते थे, कभी ट्वीट करते थे तो श्री राम के हनुमान करो कल्याण ऐसे ट्वीट करते थे, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ऐसे ट्वीट मैंने देखे उनके। अब स्पष्ट करो कि वो पाखंड था या धर्म, और धर्म था तो आप कर्नाटक के कांग्रेस के घोषणा पत्र जिसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की है, बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात की है, आप उनके साथ हैं या नहीं है? क्योंकि आगे मध्य प्रदेश का चुनाव है, आपको स्थिति साफ करना पड़ेगी। जो करोड़ों करोड़ देश के हनुमान भक्तों और राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है, जिस कांग्रेस ने अपना चेहरा बता दिया कि उनका भविष्य का ये तुष्टीकरण की राजनीति कैसी है। कमलनाथ जी के साथी ने तो आज ही ट्वीट किया है, तो ये किस तरह की राजनीति है? कमलनाथ जी आपके साथी दोस्त सखा दिग्विजय सिंह जी ने आज ट्वीट किया है, इसका समर्थन किया है। आप क्या करते हो? स्पष्ट करो। सोनिया गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो उनके यहाँ पे चिरंजीव आते, उनकी बिटिया आदरणीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश जाती हैं, गंगा स्नान करती हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में। तो आखिर आप स्पष्ट करो अपनी राय को। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन की तरह माना जाता है, लोग उसे अलग नजर से देखते हैं। बजरंग दल एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है, वो राष्ट्रभक्तों के संगठन की उससे तुलना कर ही ये कुठाराघात किया है। उससे तुलना कहीं से कहीं नहीं करनी थी कांग्रेस को। कांग्रेस को इसका खामियाजा पूरे देश के अंदर भुगतना पड़ेगा, बड़ी गलती कर दी है। अब मैं इस मुद्दे पर आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात सुनवाता हूं। भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग दल नफरत फैलाने वाला संगठन है, ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगनी चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग दल का बजरंग बली से क्या मतलब? मोदी जबरदस्ती हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग देते हैं, मोदी वोट के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए अब उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। मोदी जी फेंकने में बहुत महंगे हैं। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बता दें, 650 करोड़ का। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्योंकि गुंडागर्दी कर रहे हो। यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे।
तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे 91 बार गाली दी, वो बात बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री पास से हट जाओ ना भाई, आपको कौन गाली देगा, आपकी आलोचना कौन करेगा। अब भूपेश बघेल को यह बताना पड़ेगा कि अगर वाकई में मोदी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता तो फिर कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तक के कांग्रेस के नेताओं ने मोदी के बयान को इतनी गंभीरता से क्यों लिया। ये सही है कि बजरंगबली और बजरंग दल का कोई कनेक्शन नहीं है, बीजेपी ने इसे ट्विस्ट दे दिया है, लेकिन कांग्रेस इसके चक्कर में फंस गई है। यह भी सही है कि गलती कांग्रेस से हुई। बजरंग दल कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाला संगठन नहीं है। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें याद दिला देता हूं कि बजरंग दल का गठन 1984 में हुआ था। 1984 में जब धर्म संसद हुई थी, उसमें राम मंदिर के आंदोलन के लिए फैसला हुआ। तय हुआ कि देश भर में राम जानकी रथ यात्रा निकाली जाएंगी। यात्राएं शुरू हुई तो उन यात्राओं पर पथराव की घटनाएं होने लगी। सरकार से सुरक्षा की मांग की गई, सुरक्षा नहीं मिली तो विश्व हिंदू परिषद ने राम जानकी रथ यात्राओं की सुरक्षा के लिए अपने कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाई। क्योंकि राम जानकी रथ यात्राएं राम मंदिर निर्माण के नाम पर हो रही थी और बजरंगबली प्रभु राम के अनंत भक्त और योद्धा माने जाते हैं, इसलिए यात्रा में चल रहे राम भक्तों की सुरक्षा करने वाली टोलियों को हनुमान जी के नाम पर बजरंग दल का नाम दिया गया। बजरंग दल का गठन हिंदुओं और राम भक्तों की रक्षा के लिए हुआ, इसलिए इसे आतंकवादी संगठन कैसे कहा जा सकता है। चूंकि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, इसलिए यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया। कर्नाटक के इलेक्शन में बजरंगबली पहला इशू है और दूसरा इशू नरेंद्र मोदी खुद है। अब नरेंद्र मोदी कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने की गारंटी दे रहे हैं। पब्लिक मीटिंग्स में मोदी ने कहा कांग्रेस की गारंटी एक्सपायर हो चुकी है। कांग्रेस ने हर घर को पीने का साफ पानी और बिजली देने की गारंटी 2009 में दी थी, लेकिन उस गारंटी को भी मोदी ने पूरा किया। मोदी ने लोगों से कहा कि वो घर घर जाएं और लोगों को मोदी का संदेश दें, बाकी फैसला लोग खुद करेंगे। मेरा एक काम करोगे, आप ठंडे पड़ गए। मेरा काम करोगे, जरा जोर से बोलो, करोगे। मेरा पर्सनल काम है, करोगे। ये मोदी का पर्सनल काम है, करना पड़ेगा, करोगे। अच्छा, अगर आप करने वाले हैं तो जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करो जरा, मैं देखो किस कोने से आवाज लाइट दिखती है। सब दूर दिखाइए मुझे। आप अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करिए। मेरा काम करोगे, करोगे। मैं काम बताऊं, मैं आपको काम बताऊं आपको। देखिए, घर घर जाना है, जा करके मतदाताओं को हाथ जोड़ करके कहना था कि मोदी जी अंकोला आए थे। क्या कहोगे? और मोदी जी अंकोला आकर के आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है, नमस्कार कहा है। इतना मेरा संदेशा घर घर बता दोगे? पक्का बता दोगे? जब घर घर जाकर के आप ये मेरा संदेश देंगे तो सब माताएं, बहनें, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे। उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी और उससे मैं और ताकत से आपकी सेवा करूंगा। कर्नाटका को नंबर 1 बना के रहूंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अब माहौल बदला है तो कांग्रेस के नेताओं ने भी अब प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक शुरू किया है। क्योंकि मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस की तरफ से मिल रही गालियों का जिक्र करते हैं, इसके जवाब में कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। मोदी को रोने वाला प्रधानमंत्री बता रहे हैं। कांग्रेस ने क्राई पीएम की कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाई है और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी
अपनी चुनावी रैलियों में यही बात कही। खरगे ने कहा कि बीजेपी के लोग मोदी को 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री बताते हैं। बीजेपी उन्हें विकास पुरुष कहती है। इसके बावजूद मोदी हर पब्लिक मीटिंग में रोते रहते हैं। खरगे ने कहा कि मोदी कर्नाटक में रोने के बजाय जनता के मुद्दों की बात करें, क्योंकि कर्नाटक की जनता उनका रोना नहीं देखना चाहती। मैं ऐसा आदमी हूं, मेरी छाती 56 इंच की है। अरे भाई, तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना, तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो, या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं। एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं, मैं पिछड़ा हूं। हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं, और हमको ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मेरे को गालियां दिए, मेरे को 91 टाइम्स गालियां दिए। अरे ये कहने की बात है? अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, रो मत, आप सवाल का जवाब दो। उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूं, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, और आप तो रोते ही रहते हो। अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं। इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो। खरगे को जवाब दिया बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। नड्डा ने कहा कि खरगे अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। वो वही बोलते हैं जो बोलने के लिए गांधी परिवार उनसे कहता है। उनकी हालचाल, उनका वो जिस तरीके से उनका विचार है, वो बताता है कि वो कितने बौखला गए हैं और मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए हर गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोलने के साथ साथ वह एक तरीके से कहा जाए तो डेस्परेट हो गए हैं, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक चुनाव में कमान इस बार प्रियंका गांधी के हाथ में है। उन्होंने सबसे लंबा कैंपेन किया है, कई दिन से रैलियां कर रही हैं। प्रियंका कई जगह रोड शो कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं। राहुल गांधी से कहीं ज्यादा इस बार प्रियंका प्रचार में नजर आ रही हैं। प्रियंका के रोड शोज में, उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई देती है। आज प्रियंका कलबुर्गी में थी। यहां प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दे उठाती है। प्रियंका ने कहा कि बजरंगबली की बात करने के बजाय, गालियों की लिस्ट गिनाने के बजाय मोदी विकास की बात क्यों नहीं करते। प्रियंका ने कहा कि मोदी को बताना चाहिए, जब कर्नाटक में बीजेपी की 40% की सरकार चल रही थी तो मोदी ने आंखें बंद क्यों की हुई थी। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं,
अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का फोकस बिल्कुल क्लियर है। ओवैसी कह रहे हैं कि कर्नाटक के लोग इन दोनों पार्टियों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। दोनों पार्टियों ने मुसलमानों का नुकसान किया है। ओवैसी ने कहा कि हुबली के 150 मुस्लिम नौजवानों को यूएपीए के केस में जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस ने यूएपीए बनाया, अमित शाह ने इसे और सख्त बनाया, और कांग्रेस ने अमित शाह का साथ दिया। इनके एक नेता है जयराम रमेश, हर बार कुछ नहीं कर सकते, खाली एयर कंडीशन कमरे में बैठते, 280 वर्ड का ट्विटर, टिक 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 टिक। एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, मगर ओवैसी को गाली बराबर देंगे। जय राम है, उन ऊपर वाले हैं, मैं नीचे वाला हूं। मगर याद रखो, तुम सिर्फ अंग्रेजी बोलने से नेता नहीं बनते, मुझे भी अंग्रेजी बोलना आता। तुम सिर्फ ये समझ रहे हो कि तुम मां पढ़े, मेरे को भी अल्लाह थोड़ा पढ़ाया। तुम्हारे नेताओं के पास वो डिग्री नहीं है जो मेरे पास है, अल्लाह के करम से। खैर डिग्री तो किसी के पास भी नहीं है, मेरे को मालूम, आपको भी मालूम, मगर है, चल रहा मामला, क्या बोल सकते। हर वक्त जब चुनाव आता, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, अरे कौन सा सेकुलरिज्म है रे तेरा? जो संविधान का सेकुलरिज्म मैं मानता हूं, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को नहीं मानता हूं मैं। कांग्रेस मुझे गाली देती ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं सिद्धारामैया को, मैं चैलेंज कर रहा हूं डीके को। राहुल गांधी तो खैर है ही नहीं चैलेंज में, उन्होंने आउट है अभी। पूछो कांग्रेस के नेताओं से, जुलाई 2019 जब अमित शाह ने यूएपीए का अमेंडमेंट का तरमीमी बिल लाए थे, जिस कानून में आज ये 150 बच्चे हुबली के जेल में है, उस कानून को सख्त करने में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो, वोट डाले अमित शाह के कानून के ऊपर, कांग्रेस और अमित शाह मिलकर वो कानून को बनाए, और उस कानून से 14 महीने से हुबली के 150 बच्चे जेल में, उनको बेल नहीं हो रही। और गाली तुम मुझे देते, उस पार्लियामेंट की तकरीर में उठाकर देख लो, मैं खड़े होकर कांग्रेस वालों की धज्जियां उड़ाया, बीजेपी के कानून को गलत कहा, मगर इन्होंने अमित शाह का साथ दिया। ये मेरा गुनाह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं, इनको बेनिकाब और एक्सपोज करता हूं, और आज आकर हम पर उंगली उठाते हैं। ओवैसी बोलते बहुत अच्छा है, उनके भाषणों पर तालियां भी खूब बजती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कर्नाटक के चुनाव में ओवैसी न 3 में है न 13 में। वो कुल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोशिश यह है कि किसी तरह उनकी पार्टी का खाता खुल जाए। कर्नाटक में टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, और ये सही है कि कुछ दिनों पहले तक कर्नाटक में कांग्रेस का थोड़ा एज नजर आता था, स्थिति मजबूत नजर आती थी, लेकिन 4 दिन में नरेंद्र मोदी के जबरदस्त कैंपेन ने हवा को बदला है। बीजेपी को एहसास है कि कर्नाटक में अब मोदी ही नैया पार लगा सकते हैं, इसलिए मोदी के कैंपेन को अब और लंबा कर दिया गया है। मोदी अब तक कर्नाटक में 12 पब्लिक मीटिंग्स और 3 रोड शो कर चुके हैं। 6 मई को मोदी 37 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। ये मोदी का अब तक का सबसे लंबा रोड शो होगा। इसमें मोदी 17 असेंबली सीटों को कवर करेंगे। 7 मई को कर्नाटक में मोदी की 4 पब्लिक मीटिंग्स होंगी।
बीजेपी के नेताओं को यकीन है कि मोदी का कैंपेन गेम चेंजर साबित होगा। जिस तरह से मोदी कर्नाटक में मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पसीना बहा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आजकल लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। आज योगी ने 4 पब्लिक मीटिंग्स की। योगी की पहली रैली मऊ में हुई। ये इलाका मुख्तार अंसारी के दबदबे वाला इलाका है। मऊ में योगी ने कहा, यह वही मऊ है जिसमें कभी कानून व्हील चेयर पर होता था। रामलीला पर पाबंदी लगाई जाती थी। नौजवानों के हाथ में किताब की जगह कट्टा थमाया जाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब कानून को व्हील चेयर पर लाने वाले खुद व्हील चेयर पर आ गए हैं। योगी का इशारा मुख्तार अंसारी की तरफ था। मुख्तार आजकल जब पेशी के लिए कोर्ट जाते हैं तो व्हील चेयर पर होते हैं। योगी ने कहा कि बुआ बबुआ की सरकार के वक्त जिनका सिक्का चलता था, अब वो सब खोटे सिक्के जेल में पड़े हैं। बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। इसके बाद योगी आजमगढ़ पहुंचे। पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे, इसलिए योगी ने इशारों इशारों में अखिलेश पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले आजमगढ़ की पहचान ऐसी थी कि आजमगढ़ के लोगों को दूसरे शहरों के होटलों में कमरा नहीं मिलता था। आजमगढ़ की पहचान सिर्फ माफिया और गुंडों से थी, विकास का नामो निशान नहीं था। लेकिन अब ये सब इतिहास की बात है। अब इतना विकास हो चुका है कि अखिलेश यादव भी यहां आएंगे तो शहर को पहचान नहीं पाएंगे। आजमगढ़ अब लोग, कोई आएगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। 5 साल पहले कोई आया होगा और 5 साल के बाद आएगा तो आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएगा। और मैं तो कह सकता हूं इस बात के लिए, 5 साल पहले पूर्व सीएम आए होंगे यहां चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो कभी बाई रोड आ जाएंगे तो आज आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार की स्पीड और उसके द्वारा डबल स्पीड के साथ जो कार्य किया गया है, इसका लाभ आज आपको यहाँ पे मिला है। और यही कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन के साथ अगर तीसरा इंजन भी जुड़े तो ये विकास की गति को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त आजमगढ़ में थे, उस समय अखिलेश यादव कन्नौज में रैली कर रहे थे। अखिलेश ने कन्नौज में लोकल इशू पर बात की। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है, यूपी की सरकार छोटी चीजें बेच रही है, इससे इन लोगों से बचकर रहना होगा। सब कुछ बेचने लगे ये लोग। कितनी बार हम लोग बताएं, सब बेच दिया इन्होंने। सड़क बेच दी, ट्रेन बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए। पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। अभी हम लोग देख के आए लखनऊ में, दिल्ली वाले बड़ी बड़ी चीजें बेच रहे हैं।
यूपी वाले छोटी छोटी चीजें बेचे दे रहे हैं। हमने मंडी बनाई, वो बेच दी। हमने लखनऊ में एक मॉल बनाया, बढ़िया अच्छा, वो बेच दिया इन्होंने। दिल्ली वालों की आदत लखनऊ वालों में भी है, और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से है, यूपी से है। इसलिए यूपी में हम लोगों को इनको रोक करके रखना है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश यादव ने आज ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी के नेताओं के हेलीकॉप्टर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, सारे नेता कैंपेन कर रहे हैं, ये बीजेपी का डर है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि यूपी की लोकल बॉडीज में पहले से बीजेपी का कब्जा है। पिछले चुनाव में 16 नगर निगमों में से बीजेपी ने 14 जीते थे, 2 जगह बीएसपी के मेयर बने थे, समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी की सभी नेता जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। मंत्रियों के जिलेवार ड्यूटीज लगाई गई हैं। योगी रोज 4-5 पब्लिक मीटिंग्स करते हैं। अब तक 28 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस कर चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। कैंपेन के नाम पर उन्होंने लखनऊ के मेट्रो में सफर किया, गोरखपुर गए, सहारनपुर गए और आज कन्नौज में एक मीटिंग की, जो योगी के मुकाबले बहुत कम है। और अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर की बात बिल्कुल नहीं करते। जहां तक मायावती का सवाल है, तो इस बार वो घर से बाहर नहीं निकली हैं, अब तक कोई पब्लिक मीटिंग एड्रेस नहीं की है। तो इसलिए लगता तो यह है कि योगी की मेहनत का असर नगर निगम के नतीजों पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, शरद पवार की जगह एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा। एनसीपी के नेताओं का कहना है कि अगले 2 दिन तक शरद पवार को बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो फिर जो कमेटी शरद पवार ने बनाई है वही एनसीपी के अगले अध्यक्ष के नाम का फैसला करेगी। हालांकि शरद पवार के उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे शरद पवार और शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। लेकिन अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने आज साफ साफ कहा कि वो एनसीपी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अब सिर्फ एक नाम बचा है, सुप्रिया सुले का। एनसीपी के नेता भी कह रहे हैं कि पार्टी के लोगों में आम राय यह है कि शरद पवार की जगह उनकी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाए। सुप्रिया नेशनल लेवल पर पार्टी संभालें और अजित पवार महाराष्ट्र में एनसीपी का नेतृत्व करें। हालांकि अभी भी एनसीपी के नेता शरद पवार को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार सुबह ही वाईबी चौहान सेंटर गए थे। वहां दिन भर शरद पवार से नेताओं की मीटिंग का दौर जारी रहा। कुछ नेताओं ने प्रेशर बनाने के लिए अपना इस्तीफा शरद पवार के पास भेजा। जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा की मेंबरशिप से अपना इस्तीफा पवार साहब के पास भेज दिया। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अगर शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहते तो उनके लिए पार्टी में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार जैसे तमाम नेता शरद पवार से मिले। छगन भुजबल ने कहा कि नेशनल लेवल पर पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जिसके सभी पार्टियों के लोगों से अच्छे रिश्ते हों, जिसे मराठी के अलावा अंग्रेजी और हिंदी भी आती हो। इसलिए अभी जो सिचुएशन है उसमें महाराष्ट्र में अजित पवार और सेंटर में सुप्रिया सुले को शरद पवार की जगह मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के ये जो राजकारण जो शुरू है, पॉलिटिक्स शुरू है, उसमें बहुत ऊपर नीचे जो सारा हम लोग देख रहे हैं आजकल, तो राष्ट्रवादी की तरफ से तो मैं समझता हूं कि अजित दादा पवार को ही उसको संभालना होगा। और वो सिर्फ अगर वो जब महाराष्ट्र में काम देखेंगे तो देश भर में तो ऐसा नहीं कि दूसरे भी हमारे सांसद भी हैं, हमारे कई राज्यों में जो है हमारे एमएलए भी है, कई जगह मंत्री भी है। तो उस काम के लिए तो दूसरा व्यक्ति हमको चुनना चाहिए। मैं खुद समझता हूं कि सुप्रिया सुले में उनमें जो है उसी घर में जो है पिताजी के साथ उन्होंने सारा देश का पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने देखा है, सब लोगों के साथ पहचान है। सांसद रत्न जैसे जो है कई बार उनको मिले हैं, तो अभ्यास भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर मुझे पूछा जाए तो इस नाम के ऊपर सारा एकमत हो सकता है।
पवार के इस्तीफे के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए प्रफुल्ल पटेल के नाम की चर्चा भी हुई, लेकिन आज प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये सारी बातें तो तब होंगी जब शरद पवार के इस्तीफे पर कोई फाइनल फैसला हो जाए। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वाइस प्रेसिडेंट बनकर वो काफी खुश हैं। पार्टी में पवार साहब के साथ शुरुआत से मैं काम करते आ रहा हूं। मेरे जैसे अनेक मान्यवर काम कर रहे हैं और पवार साहब ने जो जो जिम्मेदारी हमको जब जब दी, हम सब लोगों ने उसको निभाई है। लेकिन जहां तक ये जिम्मेदारी की बात आ रही है, अभी ये जब तक हमने पवार साहब के इस्तीफे के बारे में अंतिम निर्णय नहीं होता है तो नई जगह किसके लिए खाली होती है वो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा है। और मैं व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं ऑलरेडी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और ये पद मेरे लिए मैं समझता हूं कि बहुत गौरवशाली है। बहुत कुछ उसमें मेरे पास जिम्मेदारी पहले से ही नेशनल लेवल पे पवार साहब के साथ काम करते हुए मुझे मिली हुई है। मैं पार्टी का पहले नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, अब पार्टी का मैं प्रथम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना हूं, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि अध्यक्ष बनूं। ये सही है कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी की कमान संभालने से इनकार कर दिया है। इसलिए लगता है कि अगर शरद पवार ने इस्तीफा वापस न लिया तो सुप्रिया सुले एनसीपी के अध्यक्ष बन सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, उनकी जगह कौन आएगा, इसके बारे में कोई राय बनाना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पवार साहब के मन में क्या है, उनकी रणनीति क्या है, उन्होंने क्या फैसला अपने मन में रखा हुआ है, कोई नहीं जानता। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेस्टलर्स ने आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। रेस्टलर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। रेस्टलर्स के वकील नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, इस मामले में दिल्ली पुलिस जानबूझकर लटका रही है। रेस्लर्स की तरफ से उस मामले में कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्लर्स के वकील को परमिशन दे दी। अदालत ने कहा कि पहलवान ये जानकारी दिल्ली पुलिस को भी सीलबंद लिफाफे में दें। दिल्ली पुलिस ने आज कहा कि उसने रेसलिंग फेडरेशन से उन इवेंट्स की जानकारी मांगी है जहां पर छेड़खानी की घटनाएं होने की बात पहलवानों ने बताई है। पुलिस के सोर्सेज ने बताया कि फेडरेशन की जानकारी मिलने के बाद जांच आगे बढ़ेगी, लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस दौरान आज ओलंपियन पीटी उषा भी धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने पहुंची। पीटी उषा ने पहले कहा था कि पहलवानों के धरने से देश की छवि खराब हो रही है, रेसलर्स को धरना खत्म करना चाहिए। लेकिन आज पीटी उषा ने कहा कि वो रेसलर्स के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने तक उनके साथ खड़ी रहेंगी। आज आम आदमी पार्टी के सारे विधायक भी पहलवानों को सपोर्ट करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली सरकार में मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि उनके साथ दिल्ली के 360 गांवों के लोग आए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब 7 मई को जंतर मंतर पर 360 गांवों की महापंचायत होगी और धरने पर बैठी बेटियों को न्याय दिलाने की रणनीति तय की जाएगी। देखिए, पीटी उषा जी को जब कार्रवाई करनी थी वो समय तो बहुत पहले निकल गया। वो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत पहले बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करना चाहिए था, निकालना चाहिए था। इस तरीके के मामलों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, क्यों नहीं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई की? हर संस्था के अंदर महिलाओं के लिए ऐसी कमेटी बनी है, उसके अंदर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और पीटी उषा ने जो कहा कि खिलाड़ी डिसिप्लिन में नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। इतवार को यानी कि 7 तारीख को पूरी दिल्ली के 360 गांव के सभी जातियों के 36 बिरादरियों के लोग यहाँ पे आकर दिल्ली के गांव की महापंचायत करेंगे। किसी ने पूछा था क्या ये जाटों का मामला है? मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, जब ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं तो जाट नहीं होते, फिर तो ये देश के होते हैं।
जब ये देश के लिए मेडल लेके आती हैं बच्चियां, तब ये जाट नहीं होती, तब ये सारे देश की होती हैं। सारी जातियां, मैं पंडित हूं, पंडितों की तरफ से कह रहा हूं, सारे दिल्ली के पंडित जाटों के पीछे हैं। जाट आगे, हम उनके पीछे, गुर्जर सारे उनके पीछे हैं, वाल्मीकि समाज उनके साथ है, यादव समाज उनके साथ है, जाटव समाज उनके साथ है, सारे समाज उनके साथ खड़े हैं। जात पात के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस धरने को जो है खराब नहीं कर सकती। इस मामले में दो पक्ष हैं। एक तो ये कि बृजभूषण शरण सिंह का टेन्योर 4-5 दिन बाद खत्म हो रहा है, उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है दिल्ली पुलिस उनके इस टेन्योर के खत्म होने का इंतजार कर रही हो। जहां तक राजनीति का सवाल है, बृजभूषण शरण सिंह को इस बात का गुमान है कि वो यूपी में बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बीच बीच में वो अखिलेश यादव की तारीफ भी कर देते हैं ताकि बीजेपी के नेता ये सोचकर डरे रहें कि अगर हमने एक्शन लिया तो वो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ये मामला अब किसी सरकार के हाथ में नहीं है, ये पूरी तरह पब्लिक डोमेन में है और केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए कोई ज्यादा देर तक उन्हें बचा नहीं पाएगा। नेताजी का रेसलिंग फेडरेशन का टेन्योर खत्म हो जाएगा और देर सवेर नेताजी को जांच के दायरे में आना ही पड़ेगा। मॉस्को से आज एक बड़ी खबर आई। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन की हत्या करने की कोशिश की। रूस ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या कराने के लिए उनके सरकारी आवास और ऑफिस क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले किए। रूस ने दावा किया ये ड्रोन अटैक कल रात हुए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। रूस ने क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन अटैक का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ दिखता है, जिसमें थोड़ी देर बाद आग लग जाती है और वो गिर जाता है। जिस वक्त क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन मॉस्को से बाहर थे। रूस ने इस ड्रोन अटैक को यूक्रेन का आतंकवादी हमला बताया और कहा इसका बदला लिया जाएगा। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद अब प्रेसिडेंट पुतिन बंकर में रहेंगे और वहीं से काम करेंगे। ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को के मेयर ने शहर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि उसने क्रेमलिन पर हमले के लिए कोई ड्रोन नहीं भेजा, ये रूस का प्रोपेगेंडा है। पिछले 14 महीने से रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। हालांकि शुरुआती कामयाबी के बाद रूस को इस युद्ध में तगड़े झटके लगे और उसकी फौज यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से पर ही कब्जा कर पाई। इस युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से भरपूर मदद मिल रही है। यहां बैठकर इस बात का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि इस मामले में कौन सच बोल रहा है। क्या वाकई में यूक्रेन का पुतिन पर हुए हमले से कोई लेना देना नहीं है? क्या ये पुतिन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या वाकई में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करवाया था? लेकिन अगर रूस ने इसे पुतिन की हत्या की कोशिश की साजिश करार दिया है, बदला लेने की बात कही है, तो इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर रूस ने यूक्रेन से इसका बदला लिया तो उसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।